रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल का सिस्टम बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे एक ही क्लास में दो टीचर लेक्चर लेने आ गए। एक टीचर कह रहे हैं कि मैं लेक्चर लूंगा, दूसरे टीचर कह रहे हैं कि जी नहीं, ये अधिकार मेरा है, मैं लेक्चर लूंगा। और बच्चे बीच में कंफ्यूज्ड, बच्चे तो सोच रहे हैं कि छुट्टी मिल जाए, बट लेक्चर तो होके रहेगा। यही सिचुएशन था बंगाल का। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर दोनों बोल रहे हैं कि पावर मेरी है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लाया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट इन 1781. So hello everyone, welcome back to part 3 of our Indian polity lecture series, and presently we are dealing with the topic historical background of Indian constitution, और इसके तहत आज हम देखेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आज की वीडियो में ये टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पस क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाने के पीछे का, देन मेन प्रोविजंस क्या लाए गए इस एक्ट में, जिसके थ्रू ये कोशिश की गई कि जो पावर का टशन चल रहा है गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उसको रिजल्व किया जाए। साथ ही साथ हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या बातें जो है कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के लिए, और एक्चुअल में क्या हो रहा था, कहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब लाया गया तो उसके बाद चीज़ें जो है किस तरीके से चेंज होना शुरू होती है, क्लैरिफिकेशन जो है वो कैसे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को कवर अप करने के बाद हम क्वेश्चन भी देखेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न जो है फेस करेंगे, बट उस कन्फ्यूजन को भी मैं दूर करूँगा और हम बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को कवर अप कर पाएंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 भी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हुआ क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद कन्फ्लिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, उनके बीच में होना शुरू हो जाता है। गवर्नर जनरल जो है वो उसका ये मानना है, काउंसिल का ये मानना है कि पावर जो है हमारे पास है, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि नहीं, पावर हमारे पास है, हम किसी भी सब्जेक्ट को उठा के डिसीजन जो है दे सकते हैं। और क्योंकि पावर एंड जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का वो पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं था, इसके वजह से ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को भी समन कर रही थी, चाहे वो इंडियन ऑफिशियल हो, जमींदार हो, या फिर कंपनी सर्वेंट हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये लग रहा था कि जितने भी लोग कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर में हैं उन सब के ऊपर इंग्लिश लॉ वो अप्लाई कर सकते हैं, और वो कर भी रहे थे। इंडियंस के ऊपर भी इंग्लिश लॉ जो है वो अप्लाई किया जा रहा था, और इंडियन जो है इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से कन्फ्यूजन एंड फियर जो है लोगों के मन में आ जाता है। पर्पस क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट का? एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मेन पर्पस था कि जो कन्फ्यूजन है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्लियर किया जाए, एंड क्लियरली सेपरेट किया जाए पावर को, कोर्ट का एंड गवर्नर जनरल का। बताया जाए कि हाँ, गवर्नर जनरल के ये पावर रहेंगे एंड कोर्ट के ये पावर रहेंगे। ओके, मेन प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जुरिडिक्शन का जो पावर है उसके ऊपर लिमिट लगाई जाती है इस एक्ट को लाकर। ओके, गवर्नर जनरल एंड जो काउंसिल होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई, और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल कोई भी ऑफिशियल एक्शन अगर लेते हैं तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को इम्यूनिटी जो है मिल जाती है, बट फॉर ऑफिशियल एक्शंस ओनली, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, पर्सनल अगर वो कुछ क्राइम करते हैं या फिर कोई भी वो करप्शन करते हैं तो उसके लिए उनको इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है, बट ऑफिशियल एक्शन वो अगर कुछ ले करते हैं और उसके वजह से कोई केस अगर उठता है, उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती है इन लोगों से। ठीक है, एंड साथ ही साथ कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, यानी कंपनी के वर्कर्स जो हैं अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं और उसके वजह से कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगेन यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी की बात हो रही है, यानी ऑफिशियल वर्क की बात हो रही है। अगर वो पर्सनली करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पे उनको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ओके, ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगर हम देखें तो रेवेन्यू एंड लैंड मैटर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे के बाहर कर दिया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से उसको हटा दिया जाता है। और ये जितने भी रेवेन्यू लैंड एंड टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, जो भी केसेस होंगे, उसको कौन देखने वाला है, तो उसको गवर्नर जनरल एंड उनके जो काउंसिल है वो इसको देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से इसको हटा दिया गया। साथ ही साथ ये निकल के आया कि पर्सनल लॉ जो हैं वो अब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कलकत्ता के अंदर, बिकॉज जो इंडियन सिटीजन्स थे उनके ऊपर इंग्लिश लॉ जब लगाया जा रहा था तो बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था, फियर जो है लोगों के मन में आ रहा था। इसलिए ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ के सिटीजन्स के केस को डील कर सकती है, बट अगर वो सिटीजन हिंदू है तो उसको जजमेंट जो है हिंदू लॉ के हिसाब से दिया जाएगा, एंड वो सिटीजन अगर मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिस्पेक्ट में ही जजमेंट दिया जाएगा। और ये चीज़ें सिविल मैटर के रिगार्डिंग थी, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए पंडित्स एंड जो मौलवीज थे उनका हेल्प जो है लिया गया जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, देन अपील्स जो है प्रोविंशियल कोर्ट से वो अब कहाँ जाएंगे, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बात भी कही गई इस एक्ट में। साथ ही साथ गवर्नर जनरल जो है उसको ये पावर दिया गया कि अब वो कोई भी रूल जो है या रेगुलेशन जो है प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए बना सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। इस तरीके से डिफाइन किया गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास क्या पावर रहेंगे एंड सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर रहेंगे। और इस तरीके से कोशिश किया गया कि ये जो पावर टशन चल रहा था उसको रिजल्व किया जाए, ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या बातें लिखी गई थी और क्या बातें हो रही थी उसको हम देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जुरिडिक्शन का पावर है ओवर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जुरिडिक्शन का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। ये बात जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कही गई। बट ये जो वर्ड है ऑल इनहैबिटेंट्स, ये अपने आप में क्लियर नहीं था कि क्या सारे इंडियंस भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे या सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होंगे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा था। कोई भी पर्सन चाहे वो ब्रिटिश हो या इंडियन हो वो अपना केस जो है वो फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बट इससे रिगार्डिंग कोई प्रोसीजर जो है वो नहीं बताया गया था। कैसे केस जो है वो फाइल किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है क्रिएट हो रहा था। साथ ही साथ इस बात को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया था कि जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटिश अटॉर्नी यानी ब्रिटिश लॉयर की ज़रूरत होगी या वो अपना केस खुद लड़ सकते हैं। और यहाँ पे चीफ जस्टिस जो एलिजा एम्फे हैं वो खुद ये मान लेते हैं कि नहीं, ब्रिटिश जो लॉयर है उसका होना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसा भी कोई ब्रिटिश लॉयर नहीं होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस ना हो। ऐसे लॉयर को ही मान्यता दी जाएगी और उसी के थ्रू केस जो है वो फाइल करवाया जाएगा जिसके पास लाइसेंस हो, ठीक है। साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट में ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया था कि रेवेन्यू टैक्स का जो मैटर है वो किसके अंडर में आएगा, कोर्ट के अंडर में आएगा या फिर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंडर में आएगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर करना शुरू कर देती है और वो रेवेन्यू एंड टैक्स के जो मैटर है उसके ऊपर भी जजमेंट देना शुरू कर देती है, जो कि एक मुख्य कारण बना जिसके वजह से डायरेक्ट क्लैश जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड जो गवर्नर जनरल बंगाल है उनके बीच में होना शुरू हो जाता है। ओके, देन 1781 के बाद क्या होता है। जो सवाल था कि क्या हर केस को रजिस्टर करवाना है, तो जी हाँ, यहाँ से क्लियर हो गया कि केस को रजिस्टर करवाना जो है वो कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई केस जो है वो स्टार्ट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा सवाल यह आ जाता है कि केस जो है किस तरीके से रजिस्टर होगा। तो यहाँ पे बताया गया 1781 के एक्ट में कि ओनली वो लॉयर्स जो लाइसेंसधारी हैं, यानी लाइसेंस्ड ब्रिटिश अटॉर्नी, यानी जो लॉयर लाइसेंस होल्ड करते हैं उनके थ्रू ही केस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तो ही उसको वैध माना जाएगा, ठीक है। अगर हम फीस की बात करें ब्रिटिश लॉयर की तो वो कितनी रखी गई थी, तो नियर अबाउट 500 टू 2000 पर केस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था किसी भी इंडियन के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि मैक्सिमम जो इंडियन थे वो अपना केस जो है कभी रजिस्टर करवा ही नहीं पाते थे। तो हम कह सकते हैं एक तरीके से दैट डोर फॉर द सुप्रीम कोर्ट वाज टेक्निकली ओपन फॉर इंडियंस, बट द की वाज इन द पॉकेट ऑफ एक्सपेंसिव ब्रिटिश लॉयर, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ से एक पॉइंट जो है वो भी आ जाता है कि क्या इंडियंस जो हैं वो खुद से अपना केस जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वो खुद लॉयर बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सीधा सा जवाब दिया गया जी नहीं, इंडियंस जो हैं ना वो लॉयर बन सकते हैं ना ही वो खुद का केस जो है वो अपने दम पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से कोशिश किया गया कि जो कन्फ्यूजन था सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को लेके या फिर केस के रजिस्ट्रेशन को लेके उसको पूरी तरीके से रिजल्व किया जाए और जो पावर का जो यहाँ पे फाइट चल रहा था उसको रिजल्व किया जाए। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या है दैट विद रेफरेंस टू द एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है दैट इट रिकॉग्नाइज्ड हिंदू एंड मुस्लिम पर्सनल लॉज इन द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग एक्ट ऑफ 1781? देन सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है दैट इट कंप्लीटली एबोलिश्ड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल मेंबर्स। क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया गया 1781 के द्वारा उसके द्वारा कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के मेंबर्स के ऊपर आप कोई भी सवाल जो है नहीं उठा सकते हो या फिर उनके ऊपर कोई भी केस नहीं हो सकता है? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली वर्ड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है दैट इट एक्सक्लूडेड रेवेन्यू मैटर्स फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। सो आई होप कि आप आंसर जो है दे पाए होंगे। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है वो सिर्फ सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के जो मेंबर हैं उनको कंप्लीटली इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड की गई एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। बट ये स्टेटमेंट सही इसलिए नहीं है क्योंकि कंप्लीटली उनको जुरिडिक्शन से बाहर नहीं रखा गया, उनको कंप्लीटली जो है इम्यूनिटी सिर्फ इस रिस्पेक्ट में मिली थी कि वो ऑफिशियल ड्यूटी अगर कुछ कर रहे हैं तो ही उनको इम्यूनिटी मिलेगी। अगर पर्सनल लेवल पे उन्होंने कुछ करप्शन किया है या फिर कुछ गलती की है तो उसके लिए उनको इम्यूनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे गलत हो जाता है और हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाता है 1 एंड 3। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया हो। दोस्तों हमने देख लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट ने जो कन्फ्यूजन पैदा किया था उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट ने थोड़ा सुलझाने की कोशिश की और ब्रिटिश पार्लियामेंट को फिर भी अभी लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पे पूरा कंट्रोल नहीं है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जहाँ पे एक गेम चेंजर एक्ट जो है वो आता है और वो गेम चेंजर एक्ट कौन सा था? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्यों ये गेम चेंजर था? बिकॉज इसी एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल को रियल पावर मिलती है और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बनाया जाता है और कंपनी से सारी पॉलिटिकल पावर जो है छीन कर ब्रिटिश क्राउन के पास दे दी जाती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में विद पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।